दुनिया में किसी भी वस्तु का नाम जब रखा जाता है ना, या तुम्हारे नाम रखा जाए तो तुमने खुद ने रखा होगा? तो दुनिया में जिस चीज का नाम भी रखा जाता है ना, वो खुद नहीं रखता है, नाम हमेशा दूसरे लोग रखते हैं। तो इसलिए जाहिर सी बात है, जब हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान रखा गया होगा तो हिंदुओं ने नहीं रखा गया होगा, समझिए, इसलिए किसी दूसरे ने उसे पुकारा होगा। अब बताओ, तभी तो क्वेश्चन ये है कि हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा, वरना ऐसा थोड़ा जो लोग यहाँ रह रहे थे उन्होंने अपना नाम खुद रख दिया। ऐसे तुम अपना नाम खुद नहीं रख सकती, कोई भी दुनिया में अपना नाम खुद से नहीं रखता है। हाँ हाँ, सही है सही है। शकुंतला का पुत्र भारत था तो आगे होगा। हाँ ठीक है, हाँ सही है। अरब के लोग व्यापार करना आते थे, ईरान, अरब, उस टाइम इराक सब एक था, वो लोग व्यापार करना आते थे। तो व्यापार करने यहाँ के लोग अपने आप को हिंदू कहलाते थे, तो वो उन्हें हिंदी कहते थे, तो ये यहाँ के लोग हिंदी लोग हैं, तो इसलिए उस जगह का नाम हिंदुस्तान रखा। हिंदू प्लस स्थान, हिंदुओं का स्थान, इसलिए रखा गया। और उन लोगों ने रखा, अरब के व्यापारियों ने, ना कि यहाँ के लोगों ने रखा। ये है। अब ढूंढो गूगल पे जाकर, तो फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। देखो भाई क्वेश्चन देखो, ये तो अच्छा से बेचारे का ठीक ठाक आदमी को पाल कर देगी। ये लोग इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि इन्हें बेचारों को पता नहीं है। तुमने बल को भी उसमें मिक्स कर दिया, दाब में, उसमें भार में, ने कहाँ मिक्स कर दिया, सिंपल सा। और देखो इधर तुमने बोला जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे बल कहते हैं, ये तो बोला है। तो वो तो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो वो खाली बल दोनों हो, वो तो पृथ्वी खींच रही है बच्चों। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ऐसे कहें कि कोई तुमसे पूछे कि भाई किसी के बारे में पूछ ले, भाई ना गाय किसे कहते हैं, चलो ऐसे कह दिया। अब गाय नॉर्मली सफेद होती है, ऐसे कहते हैं। तुमको जैसे आसमान का रंग सफेद होता है, सफेद बादल होते हैं, ऐसे गाय का रंग सफेद होता है, तो उसमें गलत तो कुछ नहीं, क्योंकि आसमान का रंग सफेद होता है। तो तुमने कहाँ की बात, आसमान की बात तुमने गाय से जोड़ दी, ऐसे ही बल की बात तुमने पृथ्वी से जोड़ दी, जबकि तो और कोई सा। अच्छा, आसमान का रंग क्या सफेद ही होता, नीला ना होता? प्रकार देखो, कोई चीज प्रकार तक बढ़ जाती है। चाहे वो कौन है। अच्छा, किस जगह है? जो मैंने बताया था वो ना बताया मैडम को कि मैडम देखो तुम्हारे अंदर अभी तोरण उत्पन्न करके देखें, तुम बाहर खड़ी हो ना, मान करने दे रही है ना, हम उत्पन्न करके दिखा, मैं तोरण देखो, तुम दरवाजे पे खड़ी हो। तो देखो इधर, अरे साइंटिस्ट नहीं बनने। क्वेश्चन देखो इधर, क्वेश्चन ये है कि एक मीनार की चोटी से एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। देखो इधर जाओ, ये हमारे कोई मीनार है और इस मीनार की चोटी से एक वस्तु ऐसे फेंकी जाती है और वो यहाँ गिरती है आके। तो मीनार की चोटी से 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो वस्तु फेंकी जा रही है। कितने के कोण से? 30 के कोण से। कौन से फेंकी जाती है? जो मीनार के तल से 17.3 मीटर की दूरी पर जाके गिरती है। 17.3 मीटर की दूरी पर जाके गिरती है। तो मीनार की ऊंचाई बतानी है, यानी कि एच का मान बताना है। अब एक बात याद रखना, अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और वही चीज नीचे आ रही है ना, तो ऊपर जाने के टाइम पर वेग माइनस होगा, नीचे आने के टाइम पर जो होगा त्वरण प्लस हो जाएगा। तो इसमें प्लस माइनस दोनों लिए जाते हैं, याद रखना। जैसे गति की समीकरण है, जैसे h बराबर जो लगाते हैं हम, h बराबर ut और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो जी का मान प्लस लेंगे, लेकिन अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, शुरू में ऊपर जा रही है, तो इसका मान माइनस लेते हैं। याद रखना इस बात को। अगर शुरू में किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसमें यू माइनस लिया जाएगा, लेकिन जब वो वस्तु बाद में नीचे को आने लगेगी तो उस टाइम जी का मान प्लस हो जाएगा। और अगर वस्तु नीचे नहीं आई है, सिर्फ ऊपर ऊपर जा रही है, तो फिर ये नहीं लेंगे, फिर यही माइनस हो जाता है। वो समझ में आ रहे? तुमने पढ़ाए थे, जब गति ऊपर ऊपर की ओर होती है तो माइनस हो जाता है, जब गति नीचे नीचे की ओर होती है तो ये प्लस हो जाता है, और जब ऊपर नीचे दोनों होती है तो ये माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक है। अब देखो, क्योंकि वस्तु जो है किसी कोण पर फेंकी जा रही है। अब जब कोई वस्तु कोण पर फेंकी जाती है ना, तो उसके वेग जो है, वेग यू जो है, उसे आधा इधर तोड़ लेते हैं और आधा इधर तोड़ लेते हैं। याद रखना,
अगर बेग किसी कोण पर है या कोई सदिश राशि किसी कोण पर है तो वो काम नहीं करेगी, उसे आधा क्षैतिज में तोड़ लिया जाता है, आधा ऊर्ध्वाधर तोड़ लिया जाता है। अगर ऊपर नीचे गति होगी तो ये वाला बेग लेके चलेंगे, क्षैतिज गति होगी तो ये वाला बेग लेके चलेंगे। समझ में आ गया इतना? तो अब हम कहेंगे बेग को, पहले बेग को तोड़ेंगे हम, तो हम कहेंगे बेग को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर तो ux हो जाएगा u cos थीटा और u बाई हो जाएगा u sin थीटा। यहाँ u की जगह तो 10 आ जाएगा और cos थीटा की जगह आ जाएगा 30। 10 cos 30 का मान जो होता है वो √3/2 हो जाता है, इसे काट देंगे तो ये 5√3 आ जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ तो हो जाएगा 10 और जी साइन का मान आ जाएगा साइन 30, तो 10 और साइन 30 का मान 1/2 यानी कि 5 आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड रहेगा, मीटर प्रति सेकंड रहेगा। तो जी बेग हमारा दो तरीके का आ गया, ऊपर की नीचे की दिशा में यह आ गया, जब ऐसे चलेगी वस्तु तो ऊपर नीचे चलेगी तो यह आ जाएगा। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक आने में समय भी निकाल लेंगे, तो हम कहेंगे समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल नहीं, उड्डयन काल निकाल लेंगे। समय बराबर क्षैतिज विस्थापन। चलो देखो, क्षैतिज विस्थापन और विस्थापन बराबर होता है क्षैतिज वेग गुणा समय। जब क्षैतिज चीज चल रही हो, जब हम क्षैतिज लेंगे तो क्षैतिज विस्थापन लेंगे, क्षैतिज वेग लेंगे, क्षैतिज विस्थापन लेंगे तो समय आ जाएगा। तो बस तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना समय लेगी। तो क्षैतिज विस्थापन तो था हमारे पास 17.33, क्षैतिज वेग कितना आ गया है 5√3, और समय हम निकालेंगे कितना समय लेगी, ये नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो t बराबर हो जाएगा हमारा 17.3 और 5√3। 17.3 और 5√3 का मान होता है 1.73, 2 भी होता है तो छोड़ो। अब देखो दशमलव यहाँ 1 के बाद है, दशमलव 2 के बाद है, तो हम दशमलव दोनों के बराबर कर देंगे दशमलव, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 173 से कट जाएगा एक बार और 10 बचेगा, और 5 दूनी ये कट जाएगा, यानी t बराबर 2 सेकंड आ जाएगा। बनाने वाले ने क्वेश्चन इस हिसाब से बनाया है, अगर कोई और मान होता ना तो फिर हालत खराब हो जाती भाग करने में। कितना समय आ गया, जब इतना समय आ गया तो हम कहेंगे इतने समय में वस्तु देखो नीचे आने में इतना समय लगता है, तो इतने समय में जितनी दूरी तय कर जाएगी ना वो उसकी ऊंचाई होगी। समझ गए? तो हम कहेंगे t समय में तय की गई ऊर्ध्वाधर दूरी, और ऊर्ध्वाधर दूरी h बराबर होता है ut प्लस 1/2 gt²। और यहाँ g का मान जो है ना वो 10 लगाना है, ब्रैकेट में चाहे तो लिख दो, इसमें दिया होगा तुम्हें, ये फॉर्मूला होता है h बराबर। अब यहाँ देखो इधर, क्योंकि वस्तु वो ऊपर जाके तब नीचे आती है, नीचे आती है, इसलिए h बराबर जो है वो ये तो ut माइनस हो जाएगा और प्लस के 1/2 gt हो जाएगा। अभी जो मैं बता रहा था ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, ऊंचाई हमने मानी है h, तो इसकी जगह तो हम h लगा देंगे, माइनस u की जगह यहाँ u बाई आ जाएगा। तो u बाई वाला कौन सा हमारे पास, क्योंकि ऊर्ध्वाधर ले रहे हैं, नीचे को आ रही है वस्तु तो ऊर्ध्वाधर घटक ये चलेगा ये वाला, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा t प्लस 1/2, g की जगह आ जाएगा 10 और t की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर, t की जगह 2 आ जाएगा। देखो 5 दूनी 10 प्लस यहाँ 5 बार आ जाएगा तो 5 और ये 4, माइनस के 10 और प्लस के 20, कितना बचेगा 10 बचेगा, और मीनार की ऊंचाई 10 मीटर होगी। ये आंसर है तुम्हारा। तो एक बार हमने समय निकाल लिया कि ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगेगा, और उस समय में वस्तु कितनी दूरी तय कर जाएगी वो उसकी ऊंचाई होगी।
उतारो जी। छह भुजाओं से अगर हम तीन भुजाएं खींच दें, तीन भुजाएं खींच दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा। जब वो कंडीशन होती है, हाई स्कूल में होती है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि अगर हमारे पास एक 3 मीटर की भुजा, एक 2 मीटर की भुजा, एक 1 मीटर की भुजा, त्रिभुज बन जाएगा। ऐसा संभव है? कभी भी कोई तीन भुजाएं हो तो हमेशा त्रिभुज नहीं बनता है, समझ गए? उसका एक नियम होता है कि कोई सी एक भुजा जो होगी ना, कोई सी एक भुजा तो बाकी शेष दो भुजाओं के योग से कम होती है, या किन्हीं दो भुजाओं का योगफल जो होता है वो तीसरी भुजा से, किन्हीं दो भुजाओं का। देखो इधर ये है त्रिभुज, तो ये अपने आप त्रिभुज नहीं बन जाएगा। इनमें से कोई दो भुजाओं का योग जो होगा ना वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। अगर मैं ऐसे कर दूं कभी 1 2 1 ऐसे करके, कोई 1 मीटर की भुजा, कोई 2 मीटर की भुजा, कोई 1 मीटर की भुजा, तो इससे त्रिभुज बन ही नहीं सकता। ये ऐसे रह जाएगा, कभी छुटा हुआ ऐसा करके, ऐसे आपस में भुजाएं मिलेंगी नहीं। तो मिलने का नियम यह है कि त्रिभुज की कोई सी दो भुजाओं का योग जो होता है हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। कैसे? तुम एक त्रिभुज जो तुमने सबसे सामान्य त्रिभुज बचपन से देखते रहोगे, 4 3 और ये 5 होता है, सबको पता है। इनमें से तुम कोई सी भी दो भुजाओं को जोड़ लो तो वो हमेशा तीसरी भुजाओं से ज्यादा होंगी। छोटी से छोटी भुजाओं को जोड़ो आपस में, वो बड़ी से बड़ी तीसरी भुजा से ज्यादा होंगी। अब देखो सबसे बड़ी भुजा ये है, इसे छोड़ दो, छोटी छोटी दो भुजाएं जोड़ो, 7, तो 7 जो है हमेशा तीसरी भुजा से ज्यादा है। ये 5 है, ये 7 हो गई। चाहे तुम इन दोनों को जोड़ लो, 8 हो गया, इससे ज्यादा हो गया, या इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के तीसरी से हमेशा ज्यादा होगा। अब इसका उल्टा नियम भी सुनो, दो भुजाओं का अंतर जो होता है, अंतर हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा। योग ज्यादा होगा लेकिन अंतर तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। अब घटा के देख लो, 4 में से लिख के थोड़ा घटाने। हाँ, अभी मैं ये चीज लिखवाऊंगा, हिंदी में लिखवाऊंगा, लिख रही हो। देखो तीसरे दो भुजाओं का अंतर करो, जब अंतर करेंगे ना तो तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा, योग हमेशा तीसरी से ज्यादा होगा। देख लो, 4 में से 1 जाए, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 1 हमेशा 5 से कम होगा। तो ये नियम यही लग रहा है कि ये दो अलग अलग भुजाएं हैं और ये तीसरी भुजा है। ये मत देखना कि ये a प्लस बी दो भुजाएं, नहीं, ये दो भुजाओं का परिणामी है। ये परिणामी मतलब ये, अगर हम कहें, देखो एक हमारे पास वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर a हो गया, स्मॉल में बनाना है, एक वेक्टर a हो गया, एक वेक्टर b हो गया। तो ये क्या होगा, ये वेक्टर r होगा, लेकिन r का मान कितना होगा, a प्लस बी, और a प्लस बी ये पूरी एक भुजा होगी, मतलब एक लंबाई होगी। जैसे ये 5 है, समझ में आ रहा है, 5 है तो 5 ऐसे a प्लस बी मिलकर कुछ ना कुछ मान आ गया होगा, 6 7 जो भी आ गया होगा। तो इसे दो मत समझना, ये एक ही मान है, ये r है। तो एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, हमेशा दो भुजाओं का योग जो होगा वो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा, समझ गए? और अगर ये भुजा बिल्कुल सीधी सीधी यहां से फैल जाए, ये वाली भुजा उठकर ऐसा आ जाए, तो फिर ये वाली भुजा भी यहां तक ही पहुंच जाएगी, समझ गए? तो अगर ये भुजा इसके यहां तक बराबर आ जाए तो परिणामी भी इसके बराबर हो जाएगा। तो अगर दोनों भुजाएं अनुदिश होंगी, आमने सामने बिल्कुल बराबर बराबर होंगी ना, तो परिणामी बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, एक भुजा ये a आ गई, एक भुजा ये b आ गई, हम इसका परिणामी खींचे तो यहां से यहां तक r जाएगा और उनके बराबर भी होगा। r जो होगा वो a प्लस बी के बराबर भी हो जाएगा, a के अलग और b के अलग। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि दो भुजाओं का योगफल जो होता है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा, ये है, या बराबर होगा। फिर दो भुजाओं का अंतर जो है वो हमेशा तीसरी भुजा से कम होगा या बराबर होगा। फिर यहाँ जो अंतर वाला परिणामी जो होता है, अंतर वाला परिणामी जो होगा वो दो भुजाओं के योग से हमेशा कम होगा, मतलब ऐसा दो भुजाओं का योग जो होगा वो अंतर वाले परिणामी से ज्यादा होगा, और दो भुजाओं का अंतर जो होगा वो अंतर वाले परिणामी से या तीसरी भुजा से हमेशा कम होगा। ये 4 अलग अलग नियम है और वो चारों नियम हम अलग अलग लिख रहे हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन कैसा है। सबसे पहला हम कहेंगे ओ ए और ये बी, हाँ जी, ओ ए बी। हम कहेंगे ओ ए बराबर वेक्टर ए, और जी ए बी बराबर वेक्टर बी, और जी ओ बी बराबर, हाँ ओ बी बराबर आर कर दो, और इसका मतलब है ए प्लस बी एक साथ, ठीक है जी।
तो हम कहेंगे चूंकि, ये नियम लिख रहे हैं, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं, देखो दो भुजाओं का योग, ध्यान से करो, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब कोई कहे ये मोड क्यों लगा रखा भाई, ये मोड क्यों लगाए? मोड का मतलब है कि इसके ऊपर की जो दिशा है वो दिशा नहीं लेंगे, सिर्फ लंबाई लंबाई से मतलब होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम 4 आई कर देते तो हमें आई की तो जरूरत नहीं, हमें तो लंबाई लंबाई की जरूरत है। तो अगर हम मोड लगा देंगे ना तो ये आई हट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा। मतलब अंदर का जोश निकालना है, आलतू फालतू की चीज हमें चाहिए नहीं। तो मोड लगाने का मतलब सिर्फ परिणामी निकलता है, ठीक है। सबका परिणामी है, यानी कि लंबाई लंबाई नहीं है सिर्फ। ये नियम लिख दिया हमने। क्या नियम लिखा है? नियम लिखा है कि ये ओबी जो है, ओबी ये हमेशा छोटा होगा किससे? ये ओए से प्लस ए बी से। बताओ यहां तक किसकी समझ में नहीं आया? क्योंकि एक क्वेश्चन तो हो गया, बस यही है। पता चले दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। इनके मान लगा दो, ओबी का मान कितना है, इसका मान कितना है, कितना है, सब लगा देंगे। तो जी ओबी कितना है हमारे पास? आर, ठीक है, बड़ा जाएगा। ओए का मान कितना है? ए वेक्टर, और इसका मान कितना है? बी वेक्टर। लेकिन हमें दिशा से मतलब नहीं है, इसलिए हम सिर्फ परिमाण लेंगे। इसका मान और लगा दो, ए प्लस बी, मोड में आ गया। छोटा होगा किससे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होगा। तो ये वाली कंडीशन की ऊपर वाली बात आ गई, बराबर वाली कंडीशन रह गई। तो इसे तो मानो समीकरण नंबर 1। फिर हम कहेंगे ये वाली कंडीशन, यदि वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण शून्य हो या वह अनुदिश हो, अनुदिश होने का मतलब है पहले ये उसके बाद में ये, एक ही दिशा में है। और विपरीत कैसे होते हैं? एक इधर को और एक इधर को, तो बीच का कोण 180 हो जाएगा। और पहले ये ऐसा है उसके आगे को ऐसा, तो बीच का कोण 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही दिशा में है दोनों। तो यदि वेक्टर ए तथा बी के बीच का कोण शून्य हो या वह अनुदिश हो, तब दो वेक्टरों का जो योग होता है, दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के हमेशा बराबर होता है। दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक भुजा तो यहां तक हो गई, दूसरी भुजा यहां तक हो गई। कोई कहे इनका परिणामी ज्ञात करो, तो परिणामी इनके ऊपर से होकर जाएगा। तो जितनी ए प्लस बी की लंबाई होगी वो उतनी आर की लंबाई भी होगी। ये तब होगा जब दोनों एक ही दिशा में हो। अगर ऐसा होगा तो फिर ये वाली कंडीशन होगी। तो बस अब आर का मान लगा दो, ए प्लस बी बराबर हो जाएगी वेक्टर ए वेक्टर बी, समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, दोनों को मिला दो। ये बड़ा वाला है, ये बराबर वाला है। तो एक साथ कैसे लिखा जाएगा? हम ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर, जब 1 और 2 को मिलाएंगे तो ए प्लस बी है, और ये तो बड़ा है, और इसी के नीचे लिख देंगे बराबर भी है। इसकी वजह से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे? दोनों भुजाओं के योग से। ना, दो भुजाओं का योग जो है वो हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे? तीसरी भुजा से। और यही पहली कंडीशन है, देखो ध्यान से, यही ऐसा समीकरण होती है। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या नियम लगेगा? सेकंड में नियम लगेगा कि दो भुजाओं का अंतर, क्योंकि दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से कम होता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? ये कि तीसरी भुजा तो ये है, और दो भुजाएं कौन सी हैं? ए और माइनस बी। इनका जो अंतर होगा वो सदैव कम होगा, किससे? तीसरी भुजा से। हो गया? बस इसका आर का मान लगा दो, तो ए प्लस बी
इसे तो मानेंगे समीकरण नंबर 3। और हम कहेंगे यदि दोनों सिर्फ ये वाली देखो आंसर तो आ गया, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए हमें यहाँ बराबर लगाना है ना, तो ये वाली लाइन लिखनी पड़ती है। यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है या एक दूसरे के अनुदिश है तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम कहेंगे यदि दोनों वेक्टर ए तथा बी परस्पर अनुदिश है तब क्या होगा, तब a प्लस बी का जो मोड होगा वो बराबर हो जाएगा वेक्टर a माइनस वेक्टर बी के। तो सिर्फ ये फॉर्मेलिटी निभाने के लिए लिखा जाता है, वरना आंसर तो यही आ गया। और इसे मानेंगे समीकरण नंबर क्या 4। तो अब क्या हम समीकरण नंबर 3 व 4 को मिला देंगे। मिलाने पर जब मिलाएंगे तो a प्लस बी जो होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किससे, इनके अंतर से, दो भुजाओं के अंतर से। तो अभी हमारे पास जो है वो दो आए हैं आंसर, दो समीकरण आई हैं सिद्धों के। क्या आई हैं कि दो भुजाओं का योग जो होता है तीसरी भुजा से हमेशा कम होता है, या दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से ज्यादा होता है, या दो भुजाओं का अंतर जो होता है तीसरी भुजा से सदैव कम होता है। ठीक है जी, बाकी तो अभी और करते हैं, इसे करिएगा। हेलो, हेलो जी समा, वालेकुम सलाम जी। हाँ हो रही है ना, बैग में नहीं होगी क्योंकि ये तो सब बायोमेट्रिक हो रहा है ऑनलाइन सब। क्या होगा? हाँ हाँ हो जाएगी ना, नहीं होगा ना, क्योंकि आज की डेट से सब ऑनलाइन हो रहा है ना। अभी यूनिवर्सिटी ने सब ऑनलाइन कर दिया है, बीएससी नर्सिंग का, डी फार्मा का। अभी बीएमएस ऑनलाइन नहीं है, तो बीएमएस या सीएमएस तो है अभी बैक डेट में, लेकिन ये नहीं बात है। हाँ तो बैक नहीं होगा, और कहीं से नहीं होगा, पूरे कर दीजिए। हाँ तो यूनिवर्सिटी का 1 साल का डेटा करोगे पड़ेगा अकेले का। तो इसलिए कोई डाटा नहीं रोक रही है, डे बाई डे अटेंडेंस जा रही है। बीएससी नर्सिंग एक तो 4 साल वाली है, 3 साल वाली का खर्चा है 45,500, 4 साल वाली 75,000 रुपये पर ईयर है। और 3 साल वाली में ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि इसमें अपना जच्चा बच्चा केंद्र है, क्योंकि 2020 के बाद में आई है। और जो 4 साल वाली है ना, उसमें सिर्फ सारी जिंदगी में नर्सिंग का काम करेंगे, अपना कुछ नहीं कर सकते। हाँ 3 साल वाले में बेनिफिट ज़्यादा है, 20 के बाद में आई ना तो फीचर्स बढ़ा दिए हैं। एक तो इसमें अपना भी काम कर सकते हैं, प्लस वो सारे काम करेंगे जो नर्सिंग में करेंगे हॉस्पिटल में। हाँ और डिग्री भी है इसकी, एमएससी भी होगी। इसका नाम होगा पूरा 3 साल वाली का बीएससी नर्सिंग एंड पेशेंट केयर मैनेजमेंट। पेशेंट केयर मैनेजमेंट डिग्री पे भी लिखा हुआ आएगा, पेशेंट केयर नाम से पता चल रहा है। और अपना एक दिन तो इसमें सिर्फ प्राथमिक उपचार केंद्र खोलेंगे, सर्जरी या अपना कोई भी सिजेरियन काम नहीं करेंगे। हाँ नॉर्मल हो जाएगा बस, और प्राथमिक उपचार कर सकते हैं इसमें। रजिस्ट्रेशन भी होगा, जल्दी से होगा ऑनलाइन सब। एमडी में क्या? अरे एमडी में तो करवा ही लो तुम, क्योंकि अभी इनके 4-5 एडमिशन हो गए, प्रीति जॉन ने भी करवा लिया इन्होंने, और सौरभ ने, बिलाल ने भी करवा लिया, और कौन 3-4 फॉर्म तो आ गए हैं। और वो हाँ गायत्री ने रेडियोलॉजी में कन्वर्ट करवा लिया है, क्या ना, मुझे वो गायनी के साथ साथ ना इसका भी रेडियोलॉजी का भी काम होता है, अल्ट्रासाउंड का भी। तो ना पहले मैं अल्ट्रासाउंड करूंगी, पहले ये रेडियोलॉजी वाला, उसके बाद एमडी करूंगी, करेगी वो भी। हाँ हाँ करवा लो। उस दिन वो आए थे, वो क्या नाम है तुम्हारे, आसिम, तो वो कह रहे थे ना यार थोड़ी फीस ज़्यादा है, मन की चलो जब एडमिशन करवाएंगे तो देख लेंगे, क्योंकि फीस तो अभी चली रही है 4500 बीएमएस की चल रही है। खैर है ना, वो कहीं
हाँ ना, वो इधर से उधर से हो रहा है। मन की इधर उधर से करने से कोई फायदा नहीं है। बताएंगे कुछ, कहेगा कुछ, और उसकी मान्यता का भी पता नहीं दूर दूर तक क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ कल आइए। और ले आओ, एक और बात सुनो, एडमिशन करवाने वाले कौन है? ऐसे कोई भी स्टाफ में कोई जानकारी में हो, अगर तुम किसी का एडमिशन करवाओगे तो पर एडमिशन तुम्हारी फीस या कैसे भी 5,000 रुपये लेस कर देंगे, या तुम हमसे कैश ले लोगे। हाँ तो इस हिसाब से तुम अपने स्टाफ का भी किसी का भी करवा लो। गायत्री ने इस चक्कर में फर्स्ट ईयर तक की फीस फ्री करवा ली अपनी। हाँ, पता ही नहीं चला उसे रेट ले जो कब होगी इसकी। तो इस चक्कर में ये है कि अगर तुम किसी से करवाओगे तो बेनिफिट हो जाएगा। जब जुड़े रहोगे तो जो चीज़ तुमने लगाई है वो वापस भी आ जाएगी, वसूल भी हो जाएगी। ठीक, तुमको हो जाएंगे क्या ये? हाँ कर ना, सेम है, हाँ हो जाएंगे। सेम है, बिल्कुल सेम है। लिखना ये, हो जाओ।